बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 28 जनवरी और पाकिस्तान में मंगल की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली तहलका खेज और बॉम्बशेल स्टोरी आपके सामने वाशिंगटन डीसी से रखते हैं, जहां पर मोहसिन नकवी के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। जी हां, आप दुरुस्त सुन रहे हैं। अमेरिका में मोहसिन नकवी आइंदा दाखिल ना हो सकें, इस पर प्रोसेस शुरू हो गया है, काम शुरू हो गया है। बहुत ही मुमताज पाकिस्तानियों का एक जो फोरम है, पैक है, जिसका नाम पाक पैक है, उन्होंने अब ऑफिशियल लेटर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को लिखा है और इस खत को पूरी आवाम के लिए जारी कर दिया है। जो हमारी इत्तलात है वहां से हमें पता चल रहा है कि पाक पैक ने इस पर खासा होमवर्क किया है और बहुत सारे कांग्रेस मेंबर्स जो हैं और सेनेटर्स हैं, उनके साथ इस पर मुकम्मल बातचीत की है और उनकी सपोर्ट हासिल करने के बाद ये खत मार्को रूबियो को लिखा गया है, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं और फिक्री तौर पर डिक्टेटर्स के खिलाफ हैं। यहां पर आपको ये याद रहे कि ये पाक पैक वही फोरम है जिन्होंने इससे पहले HR 901, वो एक करारदाद जो बहुत ही ज्यादा तकलीफ देती है चौधरी निजामुद्दीन साहब को, वो पास करवाई थी अमेरिकी कांग्रेस से, जिसके हक में 367 वोट पड़े थे। उसमें पाक पैक ने उस रेजोल्यूशन को, उस करारदाद को फाइल किया था और फिर और भी पाकिस्तानियों ने इनके साथ मिलकर उस पर काम किया था और वो करारदाद पास होना शायद आज के दिन तक सबसे बड़ी लैंडमार्क अचीवमेंट जो समंदर पार पाकिस्तानियों, स्पेशली जो अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानियों का डायस्पोरा है, उनकी सबसे बड़ी कामयाबी गिनी जाती है। अब उसी पाक पैक ने एक नया खत जारी किया है जो आप सब के लिए उन्होंने मीडिया पे जारी किया है, लेकिन ये खत इससे पहले ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को जा चुका है। ये ऐसे नहीं है कि बैठे बैठे उन्हें ख्याल आया और उन्होंने खत लिख दिया, क्योंकि अगर आप ऐसे खत लिख दें तो वो खत किसी फाइल का हिस्सा बन जाता है। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इससे पहले उन्होंने मुकम्मल लॉबिंग की है बेशुमार सेनेटर्स और कांग्रेसमैन से। इस खत की तमाम जो मंदरजात थे उसके ऊपर बातचीत की है और उसके बाद इस खत को लिखा गया है। तो इस खत के पीछे भरपूर सपोर्ट होगी और आने वाले दिनों में आपको इसके ऊपर कुछ ना कुछ या बहुत सारा काम होता हुआ नजर आएगा। अब इससे पहले कि मैं आगे चलूं, इसके ऊपर एक क्रिटिसिज्म भी सोशल मीडिया पर आ रहा है। वो क्रिटिसिज्म ये है कि आपने इसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नाम क्यों नहीं लिखा। पाक पैक से ये सवाल सोशल मीडिया पे किया जाता है कि आप अगर जनरल आसिम मुनीर का नाम नहीं लिखते तो मोहसिन नकवी का नाम लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हर चीज के ऊपर जो असल ताकत है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर रखते हैं। तो फिर मोहसिन नकवी के नाम को सिर्फ पाबंदी लगवाना ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, या आपने अधूरा काम किया है, आपने आर्मी चीफ का नाम इसमें क्यों शामिल नहीं किया। उस पर पाक पैक के जो अकाबरीन हैं जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि एक तो मोहसिन नकवी की वो वीडियो के ऊपर फुटेज और स्टेटमेंट्स मौजूद हैं जिसमें वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर रहे हैं कि गोलियां चलाएंगे और हम ये कर देंगे और ये कर देंगे। उससे पहले इलेक्शन में जो उन्होंने धांधली की उस पर भी उनकी बहुत सारी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं और वो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे एक सूबे के, और उससे पहले जो सूबे के अंदर बहुत कुछ हुआ उसके भी बहुत सारे सबूत शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बहरहाल ये पाक पैक के कुछ जराए ने जिन्होंने जाहिर है ऑफ द रिकॉर्ड हमसे बात की और अपना नाम उन्होंने कहा कि आप ना लीजिए, उन्होंने हमें कहा कि इस वक्त अगर हम फौरी तौर पर जनरल आसिम मुनीर का नाम लिखकर ये लेटर डालेंगे तो शायद इसमें कुछ ना कुछ आगे से रिजेंटमेंट मिले, या जो लॉबिंग दूसरी तरफ से हो रही हो उससे फिर ये खत कहीं दरमियान में रुक ना जाए। इसलिए एक टेस्टर के तौर पर, पहले मैसेंजर के तौर पर, पहली मूवमेंट के तौर पर ये मोहसिन नकवी साहब का नाम जाएगा। और उन्होंने आगे से मुझसे सवाल किया कि गिल साहब, क्या मोहसिन नकवी कोई छोटी शख्सियत है? इस तमाम की तमाम जो सनारियो हैं, क्या वो उसमें आर्मी चीफ के राइट हैंड नहीं है? क्या वो उनके फैमिली के या उनके अपने करीबी आदमी नहीं है? तो अगर उन पर पाबंदी लगती है तो क्या ये छोटा काम होगा? क्या इससे रास्ते नहीं खुलेंगे? क्या उसके बाद अगला हदफ जो है वो आसान नहीं होगा लेना? तो इन बातों में बहुत वजन है। तो जो लोग उन पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि पहले दिन ही
उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इसमें नाम लिखना था, तो मैं उनसे इसलिए ये जो तमाम उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू दिया, इसके बाद मैं उनसे अग्री नहीं हूं मेरे ख्याल में। और अगर कोई समझता है कि ये काम बहुत ज़रूरी है, तो बहुत सारे और मोतबर पाकिस्तानी हैं, वो तमाम लोग एक और ख़त लिख सकते हैं, हटके एक मूवमेंट कर सकते हैं जो स्पेसिफिकली आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम को टारगेट कर सकता है पाबंदी लगवाने के लिए। लेकिन फ़िलहाल जो पाक पैक ने किया है, ये पहला पत्थर है जो उन्होंने फेंका है, और मेरे ख्याल में इसके दूररस नताइज होंगे। अगर पाक पैक इस काम को करने में कामयाब हो गया, तो ये एक किस्म की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब पर ही पाबंदी होगी, क्योंकि ये उनके दस्ते रास्त हैं, बहुत ही ख़ास आदमी हैं। इसके साथ साथ आप ये भी याद रखिए कि पिछले दिनों कुछ नाकबत अंदेश दोस्तों ने इसी पाक पैक को पाकिस्तानी ISI का असासा और पता नहीं क्या कुछ कह दिया कि ये लोग कंप्रोमाइज़ हैं, और इनके बारे में इतनी बहतान तराशी की कि वो समझ आने से बाहर थी। आजकल बहरहाल ये एक रवाज चल रहा है कि जिसको पकड़ो उसको किसी ना किसी का एजेंट बना दो। मैंने हमेशा आपको एक बात कही कि आपको अगर लगता है कि कोई शख्स किसी का एजेंट है, तो आप उसे ये खिताब मत दीजिए, उसे 3 से 6 महीने अंडर ऑब्जर्वेशन रख लीजिए। आपको उसकी की हुई हरकतें वाज़े तौर पर बता देंगी, और फिर आप हतमी तौर पर अपना ओपिनियन कायम कर लीजिए, और यकीन कीजिए 6 महीने के अंदर अंदर वो शख्स अपने आप को वैसे ही एक्सपोज कर देगा। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर पाक पैक वाकई ही पाकिस्तानी ISI की बी टीम होती, तो फिर क्या पाक पैक आज मोहसिन नकवी पर पाबंदी लगाने के लिए ख़त लिखती? बिल्कुल ना लिखती, बल्कि किसी और तरफ को मामला जो है वो लेकर चली जाती पाक पैक, और किसी और टॉपिक को छेड़ देती। पाकिस्तान को एड मिलनी चाहिए, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के ऊपर एक डिस्कशन होनी चाहिए, एक सेमिनार होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हेपेटाइटिस बहुत बढ़ रहा है, उस पर काम होना चाहिए, एड्स बहुत बढ़ रही है, उस पर काम होना चाहिए। मीन जो रिफाई काम है जो कि होने चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गैर ज़रूरी है, लेकिन इस वक्त डिस्कशन उस तरफ ले जाते। तो इसलिए जो तमाम लोग पाक पैक पर हमला कर रहे थे, उनको भी मैं कहूँगा कि ज़रा अपने घोड़े बांध कर रखें और थाम कर रखें। अगर पाक पैक ऐसा काम कर रहा हुआ तो 6 महीने में आपको पता चल जाएगा, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये जो पहला पत्थर पाक पैक ने फेंका है, अब आप कोशिश कीजिए और आप दूसरा फेंकिए, तीसरा फेंकिए, लेकिन जो काम कर रहा है और जितना कर रहा है उसको डिस्क्रेडिट मत कीजिए। आपकी अंदर की इनसिक्योरिटीज़ तो ज़रूर हो सकती हैं, या आप किसी के साथ क्रेडिट शेयर नहीं करना चाह रहे हो सकते, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि जब बड़ा कॉज होता है, तो अगर छोटी मोटी किसी से कोई कोताही होती भी है, दानिस्ता या गैर दानिस्ता, तो उसको नज़रअंदाज करना चाहिए और झूठे इल्ज़ाम लोगों पर लगाकर उनकी जो नेकनामी है उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बहरहाल वापस आते हैं इस ख़त के ऊपर। ख़त हमारे सामने है जो आपको दिखा रहे हैं। पाक पैक की जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर उज़मा अली, मिशिगन से हैं। मशीन गन ही चलाई है उन्होंने तो एक किस्म की मोहसिन नकवी साहब पर। ये एक हैंड सर्जन है। जी हाँ, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अमेरिका में जो बाहर से दुनिया में आकर यहाँ स्पेशलिस्ट बनते हैं या इवन रेजिडेंसी लेते हैं, तो जो आर्थोपीडिक की रेजिडेंसी है वो सबसे मुश्किल मिलती है अमेरिका में। वो सबसे ज़्यादा कंपैरेटिव है, और उसमें जो हम सो कॉल्ड एक टर्म यूज़ करते हैं देसी, मतलब कि पाकिस्तानी, इंडियन या दूसरी नेशनलिटीज़ के जो बाहर के लोग हैं, उनको बहुत कम इसके अंदर दाखला मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन शायद सीटें कम होती हैं, इनका नंबर भी कम होता है, तो नंबर के तनासब से फिर जिनका नंबर ज़्यादा होगा उन्हीं को उसमें पोजीशंस मिलेंगी। तो आर्थोपीडिक में सबसे कम जो रेजिडेंसी में लोग जा पाते हैं, और इसी तरह फेलोशिप में। तो जो डॉक्टर उज़मा है वो बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं। पहले उन्होंने आर्थोपीडिक किया और उसके बाद उन्होंने फर्दर स्पेशलाइजेशन की, और वो हैंड सर्जन है। उन्होंने अपना हाथ दिखाया है अब हैंड सर्जन साहबा ने, और ये ख़त उन्हीं के जो नेशनल बोर्ड है उसने उन्हीं की सरबराही में लिखा है। उनके साथ डॉक्टर उमर फारूक जो उनके अगले आने वाले प्रेसिडेंट हैं, पेंसिल्वेनिया से हैं ये, और डॉक्टर मोहम्मद तारिक टेक्सास से हैं, सेक्रेटरी हैं ये पाक पैक के, और बहुत ही उम्दा पाकिस्तानी हैं, बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। और मैं इन्हें ज़ाती तौर पर समझता हूँ, जानता हूँ। ये साउथ पंजाब की साइड से हैं और वहाँ भी बहुत ही ज़्यादा रिफाई काम भी कर रहे हैं, और पाकिस्तान का बहुत दर्द रखने वाले दोस्त हैं। डॉक्टर सबा शबनम टेक्सास से हैं और ट्रेजरर हैं। इनके वालिद मोहतरम कराची से हैं और बहुत ही आला पाए के उर्दू के शायर थे।
एनीवेज, ये वो इसके अलावा बहुत सारे नाम नीचे हैं जो इनके बोर्ड मेंबर्स हैं, ये इनके मेन ओहदेदार हैं जिन्होंने ये खत लिखा है, और वो तमाम नाम आपको नजर आ रहे होंगे जिनमें मुसद्दक चुगताई और बहुत सारे नामी नाम हैं जो इस फोरम के ऊपर बैठते हैं। बहुत ही ये वेल अचीव्ड पाकिस्तानी हैं जिनका जाहिर है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से भी माजी में बड़ा गहरा रिलेशनशिप रहा, अभी भी होगा, और पाकिस्तानी एम्बेसी के साथ भी। लेकिन इस वक्त ये तारीख की दुरुस्त साइड पर खड़े हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं। जो उन्होंने खत लिखा उसमें उन्होंने पूरी डिटेल के साथ ये वाजे कर दिया है जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो हैं उन पर, कि किस तरीके से मोहसिन नकवी के बारे में डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं, वीडियो फुटेज भी मौजूद है कि इन्होंने 26 नवंबर की कत्लो गारत भी की, इससे पहले पंजाब में इन्होंने क्या कुछ किया और इलेक्शन कैसे चोरी किया। इन्होंने इस खत के अंदर कोई कसर छोड़ी नहीं है तमाम सबूत सामने रखने की। और मार्को रूबियो को यह भी कहा है कि आप जब यह फैसला लें तो अगर आपको मजीद डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, सबूत चाहिए, तो हम आपको मुहैया करने को तैयार हैं। बहुत ही मुफस्सल खत है, हर चीज़ को इसके ऊपर तमाम चीज़ों पर नज़र दौड़ाई गई है और तमाम पहलुओं को कवर किया गया है, और मोहसिन नकवी के जो तमाम जराइम हैं वो खुलकर इस खत के अंदर जो हैं वो बयान किए गए हैं। अच्छा, मैं ये भी आपको बता दूं कि उन्होंने ये लिखा है कि हाल ही में मोहसिन नकवी जब यहाँ आए और कांग्रेस मैनों के साथ मिल रहे थे तो पाकिस्तानी डायस्पोरा का बहुत दिल दुखा है कि एक क्रिमिनल जिसने कत्लो गारत करवाई है वो यहाँ पर आकर अमेरिका में एक झूठा और जाली बयानियाँ बेचने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि इससे अमेरिकी जमहूरियत और अमेरिका के इदारों को भी नुकसान पहुंचने का खतरा है। ये बहुत ही सॉलिड मूव है और हमें लग रहा है कि इसके नतीजे आएंगे, और ये पहला पत्थर है। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में और बहुत कुछ होता हुआ आपको नजर आएगा, और समंदर पार पाकिस्तानी ये बहुत कुछ अचीव करते भी आपको नजर आएंगे। इसके साथ साथ जो अगली चीज़ मैंने आपके सामने रखनी है वो भी अमेरिका से ही है, और आज अमेरिका में एक और बहुत बड़ा जलजला आया, मैं तो यही कहूँगा, और जलजला आया चाइना की वजह से। अमेरिका में एक कंपनी है एनवीडिया जिन्होंने चिप्स बनाई हैं जो एआई से रिलेटेड है, और उनकी बड़ी धूम थी। वो शायद 1 ट्रिलियन कंपनी बनी थी रातों रात, मतलब कि चंद सालों में, और उनका शेयर जो है वो ऐसे स्काई रॉकेट हुआ कि किसी की समझ में नहीं आ रहा था और किसी की पकड़ में नहीं आ रहा था। आज एक ही दिन में जो एनवीडिया का स्टॉक था उसने ऐसी शिकस्त देखी, ऐसी उसने पामाली देखी कि अमेरिकी हिस्ट्री में, अमेरिकी पूरी तारीख में एक तारीख बन गई। एक ही दिन में किसी कंपनी ने स्टॉक कैप जो है वो 600 अरब का लूज किया। जी हां, एक दिन में 600 अरब डॉलर का स्टॉक कैप जो है वो लूज किया गया है। ये अमेरिका की पूरी तारीख में किसी भी कंपनी का सबसे बड़ा खसारा है, और इसकी वजह डीप सीक, जी हां, डीप सीक नामी एक ऐप जो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम एक नई टेक्नोलॉजी तमाम लोग समझते हैं, जानते हैं, उस पर किसी दिन दोबारा बात करेंगे कि इस टेक्नोलॉजी का यूजेज क्या है। लेकिन ये जो मसनूई जहानत जिसे उर्दू में कहते हैं, ये डीप सीक ने अब एक नई ऐप और नई अपनी सर्विसेज मुतारफ़ करवाई 20 तारीख को गालिबन। और ये जो इन्होंने मुतारफ़ करवाई, इसमें ख़ास बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में इनको सिर्फ $6 मिलियन का खर्च आया। दूसरी तरफ जो अमेरिका में कंपनीज हैं उनका खर्च 4-5 कंपनीज का मिला के $1 ट्रिलियन के करीब पहुंच चुका है। इसलिए इस कंपनी ने, क्योंकि इतने कम पैसों में वही सोल्यूशन, वही चिप्स, वही टेक्नोलॉजी तकरीबन मुतारफ़ करवा दी है, जिससे पूरी मार्केट हिल गई। जो स्टॉक जो है वो $150 के करीब या 140 और 50 के दरमियान कहीं फिर रहा था एनवीडिया का, वो आके $117 पर गिरा। एक ही दिन में मैंने आपको बताया कि $600 अरब का कैप जो है वो मार्केट ने लूज किया। इसने पूरी जो टेक मार्केट है उसको हिला के रख दिया। यहां पर आपको याद रहे कि हाल ही में सदर ट्रंप ने चैट जीपीटी और दूसरे एआई के फोरम्स के साथ मिलके और सॉफ्ट बैंक के साथ मिलके 500 अरब का एक कंसोर्शियम जो है वो अनाउंस किया था एआई की तमाम प्रोग्रेस करने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि आने वाले वक्त में हम ये टेक्नोलॉजी चाइना को नहीं लेने देंगे और उस पर चाइना के लिए पाबंदियां भी लगाएंगे, और इन चिप्स को चाइना एक्सपोर्ट करने पर हम पाबंदी रखेंगे। उस टाइम सब ने सदर ट्रंप की इस बात को क्रिटिसाइज किया था टेक्नोलॉजी की वर्ड में, लेकिन शायद सदर ट्रंप को इस बात का इल्म था या उन्हें इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यह ब्रीफिंग दे रखी थी।
क्योंकि आज जब चाइना ने अपनी इस डीप सीक नामी कंपनी को मुतारफ़ करवाया, मुतारफ़ 2 दिन पहले करवाया, उसने हिट आज मार्केट को किया, तो पूरी मार्केट कोलैप्स कर गई। जो टॉप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज थी उनको शदीद नुकसान पहुंचा, और स्पेशली इन्विडिया, क्योंकि उनकी चिप्स है और उन्हीं की इस टेक्नोलॉजी को सभी इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल ये एक मेजर ब्रेक थ्रू मैं यही कह सकता हूं हुआ है टेक्नोलॉजी में, और उसके साथ साथ अमेरिका के लिए बड़ा झटका चाइना ने दिया है। अब इस टाइमिंग के बारे में हमें नहीं पता कि ये टाइमिंग उन्होंने खुद चूज़ की है या वैसे ही ये सब कुछ हो गया है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे और वो ये है कि रेंजर्स ने ऑपरेशनल मकासद के नाम पर निजी हाउसिंग सोसाइटी की 5 एकड़ ज़मीन पर कब्जा किया। जो मुतासरीन थे निजी हाउसिंग सोसाइटी के, वो सिंध हाई कोर्ट में गए। सिंध हाई कोर्ट ने ऑपरेशनल मकासद और सिक्योरिटी के नाम पर शहरियों की ज़मीन पर कब्जे को गैर कानूनी करार दे दिया, और उन्होंने वफाकी और सूबाई हकाम को हाउसिंग सोसाइटी को मुतबादल ज़मीन देने की हदायत कर दी। ये डॉन न्यूज़पेपर की खबर है। मतलब कि जो रेंजर्स है उन्होंने कोई भी ज़मीन जाके कब्जा की और कहा कि हमें अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ सिक्योरिटी के नाम पर हमें ज़रूरी है। अदालत ने कहा कि नहीं, आप सिक्योरिटी के नाम पर लोगों की प्राइवेट ज़मीन पर ऐसे कब्जा नहीं कर सकते, उनको मुतबादल ज़मीन जो है वो दी जाए। अब इसमें रेंजर्स के लिए खैर विन विन है, उन्होंने कब्जा भी कर लिया है और अब वफाकी या सूबाई हुकूमत वो ज़मीन उन शहरियों को देगी, तो जो ज़मीन रेंजर के पास है वो रेंजर के पास रह जाएगी। तो इसका घाटा भी जो है वो या वफाकी हुकूमत को होगा या सूबाई हुकूमत को होगा, जो अपनी ज़मीन उसके खाते में किसी और जगह से या ख़रीद के देंगे या वो ज़मीन अपनी तरफ से देंगे। अच्छा जी, अगली खबर शरीफ ख़ानदान के बारे में है। लंदन पुलिस ने उन्हें ये इन्फॉर्म किया है, जो मेट पुलिस है लंदन में, कि आपके ऊपर हमला हो सकता है। शरीफ ख़ानदान के जो अहले खाना है और जो भी उनके मेंबरान फैमिली के लंदन में रहते हैं, उन पर कोई हमला कर सकता है, और इसलिए वो अपनी जो नकलो हमल है उसको उस पर गौर करें और उसको महदूद करें ताकि उन पर कोई हमला ना कर दे। अब हमें नहीं पता कि हमला कोई दहशतगर्द तंजीम करना चाहती है, क्योंकि ये पुलिस ने इन्फॉर्म नहीं किया, लेकिन जो लग रहा है इस खबर से वो यही है कि आम लोगों के हमले का ख़तरा है। मेरा ख्याल है पुलिस ने जब इतने सारे पाकिस्तानियों से बात की होगी और जितना ज़्यादा पाकिस्तानी आजकल इनकी सियासत से डिस्गस्ट फील करते हैं, उससे उन्हें लगा होगा कि जितने ये गैर मकबूल हैं कहीं इन पर हमला ना हो जाए। ये मेरा तज्जिया है, आई कैन बी रॉन्ग, सम अदर रीजंस कुड बी देयर। बहरहाल पुलिस ने इनके घर जाकर, जो हेवन फील्ड में इनके घर हैं, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, उसमें जाकर पुलिस ने इन्फॉर्म किया है। ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है सारी स्टोरी, तो इसलिए हम इसे मुबैना ही कहेंगे, हम इसे रिपोर्टेडली ही कहेंगे। रिपोर्टेडली अब पुलिस ने यह बताया है कि आप पर हमला हो सकता है, तो आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहरहाल इस पर अब हम मज़ीद क्या तबसरा कर सकते हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं कि पीटीआई के लोग अगर कल मीटिंग में शामिल ना हुए, कल का मतलब आज, ये स्टेटमेंट कल दी है स्पीकर इरफान सदीकी साहब ने कल ये स्टेटमेंट दी है और कहा है कि अगर पीटीआई के लोग कल मतलब कि आज उनकी, क्योंकि ये स्टेटमेंट कल की थी, कमेटी में शामिल ना हुए मुज़ाकरात की, तो हम मुज़ाकराती कमेटी को तहलील कर देंगे, धमकी दी है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिमांड थी कि कमीशन बनाए जाएं, जुडिशल कमीशन, उनसे राय फरार इख्तियार किया हुआ है और तहरीक इंसाफ ने कहा है कि जब तक कमीशन नहीं बनते हम इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने एतराज़ किया था कि लाहौर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजों को जुडिशल कमीशन में शामिल किया है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी को जुडिशल कमीशन में शामिल क्यों नहीं किया। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और जनरल्स को जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी इतने नापसंद हैं कि उन्होंने कहा कि इनको तो शामिल नहीं करना, चले हम लाहौर, बलूचिस्तान, पेशावर हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजों को भी निकाल देते हैं। तो जस्टिस मुनीब के इस एतराज़ के बाद उन जजेस को भी जुडिशल कमीशन में से फारिग कर दिया गया है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, जिसे एलडीए कहते हैं, लाहौर में बहरिया टाउन की 5 स्कीमों के जो इंतकाल, मीन के इंतकाल का मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स, जो प्रॉपर्टी एक नाम से दूसरे नाम पर हतमी तौर पर ट्रांसफ़र होती है, उस पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। मतलब कि मलिक रियाज को हर सूरत जो है वो कोशिश की जा रही है कि ब्लैकमेल किया जाए। मुझे यहाँ से इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।